हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी 1M में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ रहे हैं। यूरोपियों के आगमन में आज ये जो हमारा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए देखिए, जो डच थे, डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे और ये पुर्तगालियों के बाद भारत में आए थे। ठीक है, पहले कौन आया था? पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे। 1595 और 96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउट मैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल जो था पूर्वी जगत में पहुंचा और ये सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि करने में इस दल ने सफलता प्राप्त की। 1595 और 1601 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी जगत की ओर 15 सामुद्रिक यात्राएं की। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम BOC यानी विरेंगाइड ओस्ट इंडीज कंपेगैनिक था और कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। कितने व्यक्तियों का? 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया। इस यह बोर्ड जो है डच सरकार देशों के अनुसार ही कंपनी का संचालन करना था। कंपनी की स्थापना के समय इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी जो थी यह कितनी थी? 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी की जो पूंजी थी वह 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए। ओम प्रकाश जो डच व्यापार के विषय पर विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनके अनुसार प्रारंभिक चरण में डच मूल रूप से काली मिर्च तथा अन्य मसालों के व्यापार तक ही रुचि रखते थे। ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया में मिलते थे, इसलिए डच कंपनी का वह प्रमुख केंद्र बन गया था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना ले लिया और धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज यानी इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। यानी जो डच थे वह अम्बायना ले लिया। किससे लिया? वो पुर्तगालियों से लिया और उन्हीं को धीरे धीरे हराकर वह द्वीपपुंज यानी इंडोनेशिया में उन्हीं को हराकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने जाकार्ता जीतकर 1619 ईस्वी में इसके खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया और लंदन और दी हेग, जो हॉलैंड की राजधानी दी हेग है, में हुए सम्मेलन में 1611, 1613, 1615 ईस्वी जो अंग्रेजों के बीच जो है 1619 में एक मैत्री संधि हो गई, किंतु कुछ वर्ष बाद ही फिर शत्रुता प्रारंभ हो गई और 1623 ईस्वी में अम्बायाना में 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्ण वध कर दिया गया। और इस अम्बायाना नरसंहार के बाद डचों ने मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेजों ने भारत में अपने सीमित कर देना शुरू कर दिया। डचों का भारत में व्यापारिक केंद्र सिमटने लगा और पूर्वी एशिया में बैटेविया में केंद्रित हो गया। डच नौसेना नायक वादेर हेग सुस्त और मालाबार में असफल होने के बाद 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की। याद रखिएगा, भारत में उसने प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। और कौन था उसका नौसेना नायक? वादेर हेग था। वादेर हेग जो था मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किया था। दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोपोली निजामपत्तम में स्थापित किया गया। 1610 ईस्वी में डचों ने चंदगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पहली फैक्ट्री याद रखिएगा मछलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री जो है पेत्तोपोली में, फिर चंदगिरी राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में भी एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की गई। उन लोगों ने अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहाँ पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले। क्या डाले?
स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले और 1616 ईस्वी में सूरत में, 1641 ईस्वी में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। सूरत में 1616 में और 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापना की। डचों ने बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में की। बंगाल में उन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ खोला? पिपली में 1627 ईस्वी में। और 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। 1653 में हुगली के निकट चिनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। बंगाल में अंग्रेजों की तरह डचों को भी अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने की आज्ञा मिल गई थी। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट, जो चिनसुरा के जो किले थे उस तक गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1660 ईस्वी में गोलकुंडा में एक डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1663 ईस्वी में कोचीन में भी फैक्ट्री की स्थापना की गई। कोचीन के मुट्टा शासन से डच कंपनी ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी पराकड़ और क्रांगुन के बीच के क्षेत्र में काली मिर्च का एकाधिकार। किससे? मुट्टा शासन से डच कंपनी ने विशेष सुविधाएं प्राप्त की और वो था पराकड़ और क्रांगुन के बीच में जो काली मिर्च का एकाधिकार। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% की वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। किसने? औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% की चुंगी पर, वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नूर, वेनगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र बन गए। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, को व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था, याद रखिएगा। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल, गुजरात से निर्यात किए जाते थे। माल के स्तर को बनाए रखने और निम्न कोट के माल की सप्लाई को रोकने के लिए 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। के अनुसार यह प्रयास आधुनिक उत्पादन व्यवस्था के प्रारंभ की दृष्टि से उल्लेखनीय था। डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं में उत्तर प्रदेश, मध्य भारत से नील और मध्य भारत से कच्चा रेशम, बिहार और बंगाल से सोरा, नमक, गंगा घाटी से अफीम, बंगाल से कच्चा रेशम था और भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता था। ठीक है। 1659 ईस्वी में अंग्रेजों से बडेरा में युद्ध में डच पराजित हुए। इस पराजय से भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई। किस युद्ध में? याद रखिएगा, बेड़रा जो था बंगाल में था। इस युद्ध में डच 1759 ईस्वी में पराजित हुए और इस पराजय से भारत में उनकी शक्ति समाप्त कर दी गई। डच भारत में व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर आए थे और डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। इस व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी में दस्तावेजों में किया गया है, जिसमें नेगापट्टनम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह वाणिज्य इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने औसत रूप से 18% लाभांश दिया। तो आज बस इतना ही, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।